हाँ जी बच्चों देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला था फोर्स बाय मास, जो हम लोग यूज करते थे फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज E डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट मीन्स A डॉट B इज AB cos थीटा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 4 pi G MIN। इसका नाम कहते हैं हम लोग गॉसेस थ्योरम। ये थ्योरम एक्चुअली आपको क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको ग्रेविटेशन में भी रहते हैं, और ग्रेविटेशनल में इसका थ्योरी नहीं दिया है, बट क्वेश्चंस इसके बेस्ड रहते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको पहले सीख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि इस थ्योरम में E इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, ds सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन का काम जोड़ना होता है, एंड 4 pi G MIN इज द मास इनसाइड। अब देखो इसको पहले समझते हैं, बाद में आपको लिखवाते हैं, ठीक है। इसका बेसिक वर्क क्या होता है कि इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और E का वैल्यू कैलकुलेट तभी कर सकते हैं, E का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एकमात्र कंडीशन ये है कि E का वैल्यू जब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब सभी जगह E का वैल्यू सेम, तब ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आएगा। E का वैल्यू जब सेम होगा, कांस्टेंट, तभी ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आएगा। तो एरिया को नीचे ले जाएंगे और वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें E के बारे में एक चीज क्या सीखे कि E हैज टू बी कांस्टेंट। लेकिन कैसे पता चलेगा कांस्टेंट है? इसका पता करने का एक तरीका, अगर कोई मास है, वहां से पॉइंट का डिस्टेंस अगर इक्वल है, पॉइंट से मास का डिस्टेंस, मास से हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल, तो सभी जगह फील्ड का वैल्यू भी सेम, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने मन से इमेजिनरी एक 3 डायमेंशनल बॉडी बनाना पड़ता है, 3D क्लोज्ड बॉडी। इट कुड बी क्यूब, स्फीयर, क्यूबॉइड, कोन, पेपर, नहीं चलेगा, 3D क्लोज्ड बॉडी, ठीक है। अब उस क्लोज्ड बॉडी में जो टर्म E लेते हैं, दिस इज द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, जिसका नाम कहलाएगा गॉसियन बॉडी। गॉसियन बॉडी मतलब जो इमेजिनरी बॉडी आप चुने हैं उसके सरफेस में फील्ड, और फील्ड भी कौन सा? रिजल्टेंट फील्ड, ठीक है। और इसमें से हम लोग पहले कंडीशंस बता देते हैं, फिर एक एग्जांपल उसको अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ एक कंडीशन है, E should be same at all points on surface। सरफेस में जितने भी पॉइंट्स चुनेंगे उसके सभी पॉइंट्स में E का वैल्यू सेम। तो ये कंफर्म कैसे होगा? सरफेस should be equidistant from the mass। चलो एक एग्जांपल से समझते हुए चालू करते हैं, ठीक है। सपोज जैसे एक मास कैपिटल M, इसकी वजह से आर्क डिस्टेंस पे फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको सेंटर मानते हुए अगर हम लोग एक इमेजिनरी स्फीयर बनाते हैं, इमेजिनरी स्फीयर,
ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो फील्ड सरफेस में मिलता है। फील्ड कहाँ पे मिलेगा? ऑन द सरफेस। तो सरफेस मतलब यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, अपने को यहाँ निकालना था, तो ये पॉइंट भी कहाँ होना चाहिए था? ऑन द सरफेस। तो फील्ड कहाँ निकालना है? ऑन द सरफेस। फील्ड शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे E का वैल्यू सेम होगा सरफेस के हर पॉइंट पे, तभी E का वैल्यू कांस्टेंट होगा। और E का वैल्यू सेम होगा ये पता कैसे चलेगा? जब मास इसके सेंटर पे है तो स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस मास से इक्वल टू रेडियस। तो सबका सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि सभी पॉइंट पे E का वैल्यू सेम है। ठीक है, अब इसमें जो ds लेते हैं इसका नाम कहलाएगा स्मॉल सरफेस एरिया। लेकिन देखो यहाँ पे E अगर बाहर निकल गया तो इंटीग्रेशन में क्या बचा? सरफेस एरिया। तो हर सरफेस एरिया को जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। तो खोजा फॉर्मूला क्या? फील्ड E इंटू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें एक और टर्म आता है MIN। दिस इज कॉल्ड मास इनसाइड बॉडी। जो भी हम लोग गॉसियन बॉडी सेलेक्ट किए इमेज लगे, उसके इनसाइड में जो मास होगा दैट MIN। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। देखो, जैसे इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालना था तो सिर्फ एक मास था, तो बताओ गॉसियन बॉडी के नाम पे स्फीयर बना दिए हैं तो अंदर में बस एक ही मास M है ना, तो MIN के बदले में M आ जाएगा। ठीक, और ये सरफेस सभी पॉइंट का डिस्टेंस यहां से इक्वल है, तो यहां अगर हम लोग इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फील्ड का वैल्यू E, पहला टर्म जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। दूसरा टर्म क्या है? ds, मतलब छोटा सरफेस एरिया, और इंटीग्रेशन का मतलब हर सरफेस एरिया को जोड़ना है। तो ऑब्जेक्ट क्या बना है? स्फीयर। तो स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई g, और मास कौन से लेना है? इनसाइड, तो इसके अंदर का मास। तो देखो इस तरह से हम लोग E का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? 4 पाई कैंसल, दैट इज Gm बाई r स्क्वायर। ये तो पहले भी निकालना हम लोग सीखे थे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना उसके मास का वैल्यू +1 और फोर्स का वैल्यू क्या लिखेंगे? G, इसका मास ये 1 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो बेनिफिट इससे क्या है? ठीक, तो ये तो पॉइंट साइज के लिए तो आप पुराना मेथड भी काम कर सकते थे, लेकिन अगर मान लो पॉइंट साइज का बॉडी नहीं है, सपोज ये रॉड हो गया, पॉइंट साइज का तो नहीं है, अगर इसकी वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो DM लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो इंटीग्रेशन बचा देता, आप एक ही लाइन में ऐसे आंसर निकाल सकते हो। स्फीयर, स्फीयर में मास कहाँ होता है? सरफेस पे। हॉलो लेंगे तो, सॉलिड लेंगे तो वॉल्यूम में। अब उसकी वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो छोटा DM लेके बनाना पड़ेगा, पॉइंट मास तो नहीं है। तो उन सब के लिए भी आप इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, एक ही लाइन में बन जाएगा। दैट्स द बेनिफिट। ठीक है, अब कैसे निकालते हो हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ देखो ये मास हम लोग चुने, हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी स्फीयर बना। जैसे तुम लोग क्लास में बैठे हो, यहाँ पे बॉल वॉल है क्या? ठीक, अब इस बच्चे को मान लो नींद आ गया होगा, चलो मन भी नहीं लगा, सोच रहा होगा चलो क्या अच्छा होता, लाइट वाइट जलता होता, डिस्को वाला बॉल बड़ा सा होता, लाइट जलने वाला, इमेजिन। सब सोचने में क्या आता? तो इमेजिनरी बॉल बनाया। तो इमेजिनरी बॉल तू सॉलिड लो हॉलो लो, उससे क्या मतलब है? अपने को काम का चीज क्या था? उसके सरफेस का एरिया।
हॉलो लेंगे तो भी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सॉलिड लेंगे तो भी 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जनरली हॉलो लेते, हॉलो लेके चलेंगे। ये एप्लीकेशन समझ में आया? ठीक ना। अब इसमें एक दो पॉइंट पे और ध्यान देना है। जैसे इस पॉइंट पे जब फील्ड निकलेगा तो एक मास था तो उसकी वजह से ही मिला। अगर मान लो यहाँ पे एक और मास होता m1 तो, और यहाँ एक और मास होता m2 तो 3 मास होगा। तो यहाँ पे जो फील्ड मिलेगा, दिस फील्ड इज ड्यू टू कैपिटल M, m1 एंड m2, तीनों का रिजल्टेंट फील्ड, तीनों का रिजल्टेंट फील्ड, इसलिए यहां नाम नेट फील्ड। नेट फील्ड रिजल्टेंट फील्ड किसका? अंदर वाले मास का भी लेना है और बाहर वाले का भी लेना है, लेकिन MIN में मास कौन सा लेना है? जो अंदर है वही, दैट इज कैपिटल M प्लस m1 को ही लेंगे। m2 को मास इनसाइड में तो बाहर में। ठीक है, बस इतना फंडा ध्यान में रखना। ठीक है, चलो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर अप्लाई करना सिखाते हैं अलग अलग सिचुएशन में। E डॉट ds ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू सरफेस एरिया। ठीक है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हो गया? ऐसे, ये जो सरफेस चुने है ना, इस सरफेस में एक फील्ड मिलेगा E1 और इसका एरिया वेक्टर का नाम ds। यहाँ कहीं पे फील्ड बदल जाएगा से E2, एरिया वेक्टर का नाम ds2। तो E1 इंटू ds1, E2 इंटू ds2, E3 ds3 सबको लेके जोड़ना है। और वही जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में देखो एक सर्कल भी है। सर्कल का मतलब ये होता है कि जब इंटीग्रेशन करके जोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक एरिया जोड़े बाकी एरिया छोड़ दिए। हम लोग को पूरा एरिया लेना है, कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। सर्कल बस वो कहने के लिए होता है कि वी कुड नॉट मिस इवन अ सिंगल एरिया, वी हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी एरिया। सर्कल का मीनिंग है। ठीक है, अब यहां से हम लोग फील्ड कब निकाल सकते हैं? जब सरफेस के हर एक पॉइंट पे, सरफेस के हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, फील्ड का वैल्यू सेम होगा। और सेम होगा पता कैसे चलेगा? चार्ज से डिस्टेंस सेम है तो फील्ड का वैल्यू भी सेम। ठीक है, चलो अब देखो कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। इसका पॉइंट मास में तो समझ में आ ही गया। देखो सेकंड, एक हॉलो स्फीयर जैसा, हॉलो स्फीयर को फुटबॉल जैसा समझ सकते हो। इसका मास m है, रेडियस r है। दिस वन इज द हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में मास कहाँ पे होगा? सरफेस पे। अंदर भी कुछ भी नहीं, हवा है। चलो, तो इसका रेडियस गिवन है r, मास गिवन है m। तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है इनसाइड। तो आपको यहां निकालना है E एट द फंक्शन ऑफ r का वैल्यू। पहला, स्मॉल r रेडियस से छोटा, स्मॉल r रेडियस से बड़ा, स्मॉल r इक्वल टू रेडियस, 3 पॉइंट के लिए। ठीक है, चलो अब एक एक करके निकालना चालू करते हैं। ठीक है, पहला सिचुएशन, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब पॉइंट कहाँ पे है? अंदर है या बाहर? अंदर। तो सिमेट्रिक सरफेस कैसा बनेगा? स्फीयर है तो सिमेट्रिक सरफेस स्फीयर ही बनेगा, सबका डिस्टेंस सेम के लिए।
अब इसको हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले ये बताओ, जो स्फीयर हम लोग एज्यूम किए हैं, तो इमेजिनरी है ना, एक्चुअल स्फीयर तो ये है, तो जो एज्यूम किए हैं उसके अंदर मास कितना है? फुटबॉल में मास कहाँ पे होता है? सरफेस पे। अब अंदर में अपने मन से एक स्फीयर मान लिए, तो जो माने स्फीयर है, एज्यूम किए हैं, उसके अंदर कोई मास है? वो तो मास नहीं है, तो अंदर का मास क्या हो गया? 0। ठीक है, अब अप्लाई करके देखो। पहला टर्म क्या है? ई। सरफेस एरिया 4 पाई आर इक्वल टू 4 पाई जी। अंदर का मास, तो बताओ यहाँ फील्ड का वैल्यू भी 0 से कुछ भी कर दे सब 0 ही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स हॉलो स्फीयर चुनेंगे तो उसके अंदर फील्ड का वैल्यू 0। तो कंफ्यूजन? चलो अब एक दूसरा सिचुएशन, बाहर के एक पॉइंट चुनते हैं, सेम आर्क डिस्टेंस, सेम पॉइंट की। ठीक, तो यहाँ भी इमेजिनरी सरफेस कैसा बनेगा? स्फीयर। सेकंड वाले के लिए अप्लाई करके देखो कितना आएगा, पहले बताइए। अप्लाई करो एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला आप लिखिए, देखो क्या आएगा। बताओ, फील्ड का वैल्यू ई, सब जगह सेम। एरिया स्फीयर है तो इजिकल टू 4 पाई जी। अंदर में मास कितना है? ये स्फीयर था ना, हम लोग बाहर में इमेजिन किए ना, तो एक्चुअल स्फीयर कहाँ है? उसके अंदर, तो मास भी टोटल अंदर, तो अंदर का मास यही वैल्यू मिलेगा। पार्ट समझ में आ रहा है? फॉर्मूला ई 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई जी, अंदर का मास m, ई का वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चलो अब तीसरा केस बताओ क्या होगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डायरेक्ट बता सकते हो? बस स्मॉल आर की जगह क्या हो गया वो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जब हम लोग ये लेते हैं, इसका मतलब जो हॉलो स्फीयर का सरफेस है उसके जस्ट बाहर वाले पॉइंट पे, जस्ट आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, तो आउटसाइड वाले में जो स्फीयर बनाएंगे तो अंदर में तो स्फीयर आ गया ना, 0 नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो इस पे ग्राफ ड्रॉ करके बोला तो दिस इज आर, दिस इज फील्ड ई। ग्राफ, तो ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे कैपिटल आर से पहले और कैपिटल आर के बाद। कैपिटल आर से पहले क्या वैल्यू था बताओ? 0, तो 0 मतलब सीधा। और कैपिटल आर पे कौन सा वैल्यू है बताओ? ऊपर। जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद 1 बाय आर स्क्वायर, तो कोई भी वैल्यू 1 बाय आर स्क्वायर या 1 बाय आर या 1 बाय आर क्यूब जैसा बदलता है, इन सब का सब एक ही टाइप का ग्राफ बनता है। अगर फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर तो भी ऐसे ही जाता, जी एम बाई आर स्क्वायर तो भी ऐसे ही,
gm/r का पावर 5 तो भी ऐसा। और ये लाइन मैच कहाँ करेगा? इंफिनिटी से ना, ये डॉटेड लाइन है बेटा। यहां से यहां तक वैल्यू सेम है या जीरो है? जीरो। तो ये मिला देंगे तो जीरो कहलाएगा क्या? जीरो मतलब ये है ना, इसलिए डॉटेड लाइन। समझ में आया? चलो इसको पहले नोट कर लीजिए। इस पे ही हो गया। चलो अब इस पे एक छोटा सा चीज देखो, अगर याद करो फील्ड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, डिफाइन कैसे करते थे फील्ड को? फोर्स पर यूनिट मास डेफिनेशन था। अच्छा एक टर्म याद है सीखे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगता है उसका नाम mg, उससे मास से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता था? g। तो वो भी क्या था? फोर्स पर यूनिट मास। वो भी क्या था? फोर्स पर यूनिट मास। मतलब जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं स्मॉल g का वैल्यू, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू निकालते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला तो एक ही है। तो जो फील्ड का वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी सेम। ठीक। अच्छा फोर्स निकालना हो तो फॉर्मूला मास इंटू जी लिखते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो कई बार क्या होता है कि इसी चीज को थोड़ा इनडायरेक्ट वे में ऐसे पूछेगा। इनडायरेक्ट में पूछेगा मतलब बोलेगा एक इमेजिनरी प्लेस है, प्लैनेट, जो हॉलो स्फीयर जैसा बना हुआ है। एक प्लैनेट जो हॉलो स्फीयर जैसा बना हुआ है। ठीक है। अगर कोई आदमी उसके सेंटर पे चला गया तो सेंटर पे उसको फोर्स कितना लगेगा? m इंटू जी, जी की जगह m इंटू ई। अंदर में फील्ड जीरो है तो फोर्स का वैल्यू भी जीरो। सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा? m इंटू जी, और जी का वैल्यू gm/r²। बाहर में फोर्स m इंटू ई, ये वैल्यू। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इनडायरेक्ट वे में। पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि इमेजिनरी एक प्लैनेट है जो हॉलो स्फीयर जैसा है। ठीक है। और कोई पर्सन अगर उसके बाहर में इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? जी का वैल्यू वही होगा जो फील्ड का होगा, जो ये वैल्यू था वही कहलाएगा। अच्छा फोर्स कितना लगेगा? m इंटू जी, दैट इज m इंटू ई। ई का वैल्यू तो ये था, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलेंगे वो आदमी अगर सरफेस पे चला गया तो सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू gm/R²। अंदर आ गया तो फोर्स जीरो, वेटलेस फील करेगा। ठीक है। ये सारे फंडे समझ में आए? तो ऐसे इनडायरेक्ट वे में पूछेगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। चलो अब हम लोग आते हैं स्पेशली अर्थ को लेके। अर्थ बताओ सॉलिड स्फीयर है या हॉलो? अर्थ सॉलिड स्फीयर है। तो अगला थिंग सॉलिड स्फीयर कह लो या अर्थ कह लो, दोनों सेम ही कहलाएगा। देखो अर्थ को हम लोग मान सकते हैं एक सॉलिड स्फीयर होगा, दिस इज द शेप, और जो फील्ड का वैल्यू होगा वही होगा जी का वैल्यू। हेडिंग का नाम लिख सकते हो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी।
वेरिएशन ऑफ जी सेंटर, रेडियस आर, इसका मास है एम। पहला जी नॉट का वैल्यू निकालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब यहां एक पॉइंट बनेगा ए, पॉइंट ए पे जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू कह लो या फिर इसकी जगह फील्ड ई का वैल्यू कह लो, दोनों तो एक ही है। ठीक है, चलो अब वैल्यू निकालने के लिए तरीका, तरीका क्या था, इस फॉर्मूले को लगाना था। ठीक, तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो सरफेस कैसा बनेगा, स्फीयर। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताओ, फील्ड ई, ए गया, कौन सा रेडियस, स्मॉल आ गया कैपिटल आ गया, ए पॉइंट का रेडियस कैपिटल आगे होगा ना सरफेस पे, 4 पाई जी, अंदर का मास, तो यहां से ई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहां बताएंगे जी नॉट, जिसका नाम ई एट ए है, दैट इज जी एम बाई आर। ठीक है, एक्चुअल मेथड ये है, एक्चुअल मेथड जो निकाले वही है, लेकिन कई बार बुक्स में ऐसा भी बोल देता है कि अर्थ का मास कैपिटल एम, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो इस मास के वैल्यू को क्या बनाएंगे 1, तो इन दोनों के बीच फोर्स का वैल्यू जो होगा वही फील्ड होगा, तो फॉर्मूला जी कैपिटल एम इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, लेकिन वो फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था, पॉइंट मास के, ये तो पॉइंट मास था, लेकिन ये तो पॉइंट मास नहीं है। तो यहां से पता चला कि अर्थ को हम लोग आउटसाइड में फोर्स निकालने के लिए पॉइंट मास जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ को भी एक पॉइंट मास जैसा ट्रीट कर सकते हैं जब अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के बाहर फोर्स निकालना हो या फील्ड निकालना हो, क्योंकि फॉर्मूला तो पॉइंट मास वाला ही फॉर्मूला निकला ना जो पहले निकाले थे। तो अर्थ कुड बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस, यहां से तो वही निकला। चलो अब सेकेंड पार्ट चेक कर लेते हैं, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिखते, तो यहां पे बाहर वाले पॉइंट को ऐसे डायरेक्ट नहीं बताते, इसके लिए प्रीफर बताते हैं हम लोग एट हाइट स्मॉल एच above the surface of earth, तो सरफेस ऑफ अर्थ के बाहर एक हाइट एच ले लिए, इस पॉइंट का नाम बी बना दिए, तो आपको यहां फील्ड एट बी या फिर कह लीजिए जी एट बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो कैसे निकालेंगे बी पे, एक तरीका है, कैसे सर्विस बनेगा स्फीयर, तो फील्ड ए गया 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, लेकिन रेडियस कितना होगा आर प्लस एच इजकल टू 4 पाई जी मास इनसाइड, तो फाइनली बताओ यहाँ जी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। इसको डायरेक्टली चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि इस पॉइंट पे जो फील्ड निकालना है या जी का वैल्यू निकालना है वो अंदर है या बाहर, बाहर है, तो बाहर में तो पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगेगा ही, जी अर्थ का मास कैपिटल एम, इसका मास 1 बाय डिस्टेंस,
आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी एट बी का वैल्यू। अब इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना होता है। चेंज करना क्या होता है कि इस वैल्यू को हम लोग को जी नॉट के टर्म में लिखना होता है, क्योंकि जी नॉट का वैल्यू बताओ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी नॉट के टर्म में। तो जी नॉट में देखो जी एम बाई आर स्क्वायर है, यहाँ तो वो नहीं है। तो अगर जी नॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैपिटल आर स्क्वायर से यहाँ और इसको ऐसे कर देंगे तो चलेगा। हाँ, तो पहला टर्म जी एम बाई आर स्क्वायर का वैल्यू दैट इज जी नॉट, जी एम बाई आर स्क्वायर। डिवीजन में क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, तो 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। तो आपको ये वाला टर्म याद रखना है। अगर स्कूल में पूछा जाता है ना एग्जाम में डेरिवेशन, ये वाला पूछा जाता है, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h above the surface of earth, ये फॉर्मूला। बचपन तो एक ही रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड इस पे एक स्पेशल केस, इफ h by r very very less than 1 और h very very less than r हुआ तो, ठीक है, ये वैल्यू तो समझ में आया था, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है, मतलब हाइट का वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हुआ तो, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि नीचे वाला जो टर्म है ना, स्क्वायर वाला टर्म, इसका एक्सपेंड करना पड़ता है, एंड एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो मैं बता देता थ्योरम क्या है, ठीक है, छोटा सा बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। देखो जी, बाइनोमियल थ्योरम सिंपल सा फंडा है, 1 प्लस एक्स पावर n, ठीक है। n could be 2, n could be 5, n could be 100, n could be -1/2, n could be 1/2, कुछ भी हो सकता है, n could be स्क्वायर रूट ऑफ 2, सबके लिए फॉर्मूला वैल्यू, ठीक है। पहला टर्म रहेगा 1, दूसरा टर्म n x, अगला टर्म n -1, n इंटू n-1, ठीक है। और x का पावर 2, डिवीजन में, इसमें डिवीजन में 1 और इसके डिवीजन है 1 इंटू 2, एक्स स्क्वायर है ना। अगला टर्म n इंटू n-1 इंटू n-2, एक्स का पावर 3, डिवीजन में 1 2 3, इजी है, ठीक है। अगला भी वैसे निकल जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, और 4 नंबर वाला हुआ तो n n-1 n-2 n-3, एक्स का पावर 4, डिवीजन में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इजी है। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, n का वैल्यू 2 बना दो, आ जाएगा। अब इसमें एक स्पेशल केस क्या, इफ x 1 से बहुत छोटा हुआ तो, ठीक है। तो अगर मान लो छोटा वैल्यू है, मतलब सपोज कर लो x का वैल्यू है 10 का पावर -2, तो बताओ 10 का पावर -2 का स्क्वायर -4, तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब 10 का पावर -6 और छोटा हो जाएगा। तो वैसे केस में क्या होता है, हम लोग एक्सपेंशन में पहला 2 टर्म लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म, अगला वाला टर्म नहीं लेते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगला टर्म एक्स स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, उसको नहीं लेंगे,
ये वाला बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यूज करते हैं। सेम फंडा यहां लगा देते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, इसका नाम x, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, उसको ऊपर लेके जाओ, तो पावर 2 या -2, -2, तो n का वैल्यू, और ये कंडीशन है या नहीं, तो पहला ही 2 टर्म लेगा, तो बताया यहां से g का वैल्यू क्या हो जाएगा, g0 1, पहले एक्सपेंशन लिख लेते हैं, 1 + h/r पावर -2, ऊपर ले गए, अब एक्सपेंशन करते हैं, इट इज g0 1, n के जगह -2, x के जगह, तो g@b का ये वैल्यू हो जाएगा, कंडीशन h बहुत छोटा है तब, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को निकालने का मतलब क्या है, एक छोटा सा नंबर्स पर ध्यान देते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, और हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो मीटर में है, ठीक। तो इस ये वाला कंडीशन का मतलब, ठीक है, h लेस देन और इक्वल टू 8 किलोमीटर हुआ, h का वैल्यू 8 किलोमीटर या उससे छोटा हुआ, तब ये फंडा लगेगा, लेकिन h का वैल्यू बड़ा हो गया, जैसे 10 किलोमीटर बोल दिया, तब ये बड़ा वाला फॉर्मूला, h का बोलते 100 मीटर है, तो रेडियस कितना था, 6400 किलोमीटर, तो हम लोग ये वैल्यू बताया, रेडियस h का वैल्यू 6400 से बहुत छोटा हो गया ना, 100 मीटर, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं ये जनरल फॉर्मूला है, ये हमेशा अप्लीकेबल, जैसे मान लो 100 मीटर हुआ तो भी आप लगाओ तो भी ये सही होगा, ठीक है, 20 किलोमीटर हुआ तो भी एप्लीकेबल, 5 मीटर अर्थ से हाइट हुआ तो भी एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो कैलकुलेशन को छोटा करना होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, तब जब हाइट का वैल्यू 8 किलोमीटर के इक्वल या उससे छोटा हुआ तो, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेशन, ये बाइनोमियल हमेशा थोड़ा ना वैल्यूड होता है, ये कब वैल्यूड होता है, हम लोग कुछ अगले टर्म को नेग्लेक्ट किए ना, तो कब तक वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसका भी तो एक बाउंड्री हुआ ना, वो बाउंड्री कौन सा है यहाँ, 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर से अगर ज्यादा हो गया तो जो अगला टर्म था x² वाला टर्म, वो उतना ज्यादा निग्लिजिबल नहीं होगा, उसको काउंट करना पड़ेगा, 8 किलोमीटर है या उससे छोटा है तो ये लो फॉर्मूला लगा देंगे, अगर 8 किलोमीटर से बड़ा है तो ये लो फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का मैथ्स में, ठीक है, वो हम लोग डिसाइड नहीं करते, फॉर्मूला होता है, यहां तक कोई दिक्कत, दोनों फॉर्मूला समझ में आया, नोट कर लीजिए, at depth d below the surface, नोट कर लीजिए बस, कंडीशन बस लिखा है, inside,
ये दोनों पार्ट समझ में आया? चलो अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर, लेकिन आपको स्मॉल आर नहीं दिया गया, आपको कैपिटल आर दिया है और ये वाला डेप्थ डी दिया है। ये कैपिटल आर दिया है, ये डी दिया है, तो बताओ स्मॉल आर जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल आर माइनस डी। ठीक है, चलो अब इस पॉइंट पे इसका नाम कोई सी बना देते हैं। पॉइंट सी पे आपको फील्ड का वैल्यू निकालना है, फील्ड और जी कह लो एक ही बात हुआ। चलो तो इस पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? मिला जुला के देखिए, फॉर्मूला पता है अपने को, ठीक है? तो लिखते हैं हम लोग। तो पहले बताओ सरफेस कैसा बनेगा? स्फीयर। बहुत बढ़िया, स्फीयर बनाएंगे। स्फीयर समझ में आ रहा है? अब यहाँ वैल्यू जो लिखेंगे, पहला टर्म ई, अगला टर्म एरिया, तो रेडियस स्मॉल आर, तो ऐसा कहते हैं पहले स्मॉल आर के टर्म में निकाल लेते, बाद में स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर देंगे आर माइनस डी। एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई जी इंटू मास इनसाइड, तो मतलब इसका मास चाहिए था, आपको मास किसका दिया है? इतना ही का मास दिया कि टोटल का मास दिया? और इसका मास तो कम होगा ना, कैसे निकालेंगे? तो आर माइनस डी से क्या मास मिलता है कि लेंथ मिलता है? मास कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, मास कैसा है? लेंथ एरिया वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एरिया में होता तो सरफेस एरिया इंटू, अरे मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू एरिया, लेंथ में होता तो लैम्डा इंटू लेंथ, यहाँ वॉल्यूम है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिंपल। तो बताओ यहाँ मास वॉल्यूम में है, तो फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बताओ छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा? बहुत बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन बताओ डेंसिटी दिया है क्या? नहीं, तो डेंसिटी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो डेंसिटी क्या कहलाएगा? टोटल मास में टोटल वॉल्यूम, टोटल मास, रेडियस कैपिटल आर तक था, तो टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू या स्मॉल आर क्यू? कैपिटल आर क्यू। तो डेंसिटी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगला स्टेप में डालेंगे। बोलो, अर्थ को हम लोग एज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा। अब नहीं होता है तो फिर कैलकुलेट भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में जो पढ़ना है उसको यूनिफॉर्म ही मानना है। चलो यहां से देखो, फिर कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर आर क्यूब, एक आर बचेगा, तो वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू जी डेंसिटी 4/3 पाई आर। ठीक है, अब डेंसिटी का वैल्यू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो इट इज जी टोटल मास वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर, तो 4/3 पाई कैंसल, तो फाइनल वैल्यू ऑफ ई, इसी का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ई, जी कैपिटल एम आर क्यूब स्मॉल आर। ठीक है, अब पुरानी कहानी, आपको जी नॉट के टर्म में चाहिए, जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर और आर क्यूब ले जाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो जी एट सी दैट इज फील्ड एट सी का वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर
इंटू स्मॉल आग बाय कैपिटल आग, और ये स्मॉल आग नहीं, अपने को आग माइनस डी चाहिए था, तो स्मॉल आग का वैल्यू कैपिटल आग माइनस डी, तो ये वैल्यू जी नॉट, तो फाइनल फील्ड एट सी और एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सी, फाइनल एक्सप्रेशन जी नॉट, ये तो हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फील्ड एट सी। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखो शुरुआत से। हम लोग को यहाँ फील्ड निकालना था, सरफेस पर आए तो पहला टर्म फील्ड ई, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल जी, मास इनसाइड, तो मास तो अंदर वाले का लेना था, और मास कैसा है वॉल्यूम में, तो मास का वैल्यू डेंसिटी इंटू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा स्फीयर है छोटा ही वॉल्यूम लेंगे, ये मिल गया, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ई का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दिया है तो डेंसिटी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो डेंसिटी इज टोटल मास में टोटल वॉल्यूम, टोटल मास कैपिटल एम, और वॉल्यूम कहाँ तक है, रेडियस आर तक, कैपिटल आर तक है, तो जी का गया डेंसिटी का वैल्यू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम में रेडियस कैपिटल आर, और ये वाला जो टर्म था वो वैसा ही खा गया, तो 4/3 पाई कैंसिल, तो जी कैपिटल एम स्मॉल आर डिवीजन में कैपिटल आर क्यूब, ये मिल गया। अब इसे हम लोग को जी नॉट के टर्म में चाहिए था, जी नॉट का फॉर्मूला था जी एम बाय आर स्क्वायर, तो आर क्यूब को कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर बनाएंगे, तो ये टर्म हो गया जी नॉट, और ये स्मॉल आर है, और आंसर चाहिए था अपने डेप्थ डी के टर्म में, तो स्मॉल आर का वैल्यू आर माइनस डी, स्मॉल आर का वैल्यू आर माइनस डी अपॉन कैपिटल आर, तो ये हो गया जी नॉट, कैपिटल आर में कैपिटल आर 1 माइनस डी अपॉन आर, तो इस तरह से हम लोग फील्ड का वैल्यू ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इनसाइड के पॉइंट पे, ठीक है। सी ये पॉइंट, सेंटर पॉइंट का नाम ओ बनाते हैं, अगर सेंटर पे निकालना होगा तो क्या बताएंगे बताओ, डी का वैल्यू, सेंटर पे डी का वैल्यू, इस डी का वैल्यू सेंटर के लिए कैपिटल आर, तो कैपिटल आर डालेंगे तो 1 माइनस 1/0, ठीक है। इसमें एक पूछा जाता है ग्राफ, वेरिएशन ऑफ जी का ग्राफ, देखो जी वर्सेस आर, कैपिटल आर के पहले कैपिटल आर के बाद, तो कैपिटल आर के पहले इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला है, ई जी कांस्टेंट इंटू स्मॉल आर, डिस्टेंस का पावर 1, फॉर्मूला y इक्वल टू m इंटू एक्स, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन, चलो उसके बाद आउटसाइड के लिए जी नॉट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा, तो वेरिएशन ऑफ जी विथ इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए, पहले मतलब इनसाइड आउटसाइड कैपिटल आर के बाद,